ये जो कोटेशन है वैसे मैं आप लोगों के सामने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, पर लेकिन आज इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आप लोगों को पता है अभी यूपीएससी के द्वारा अपना कैलेंडर फिर से जारी कर दिया गया है 2021 के लिए। तो अभी यहां पर जो बात करते हैं रीसेट की, तो फिर से आप लोगों को अपने जो गोल है उनको रीसेट कर लेना चाहिए, रीएडजस्ट कर लेना चाहिए अपने आप को अपने एग्जाम के हिसाब से। रीस्टार्ट आप लोगों को करना है, जो अब तक कोविड-19 की वजह से जंग लग गया था उसको साफ करके आप लोगों को आगे बढ़ना है और रीफोकस आप लोग करना है। अब तक आप लोगों का फोकस इधर उधर घूम रहा था, क्या होना है, क्या करना है, कैसे होना है, समझ में नहीं आ रहा है, डेट क्या है, कैलेंडर क्या है, कब कौन सा एग्जाम होना है, ईपीएफओ एग्जाम कब होना है, ये सब चीजें, या फिर यूपीएससी प्रीलिम्स कब होना है, यूपीएससी प्रीलिम्स होगा या नहीं होगा, मेंस कब होगा, ये नेक्स्ट ईयर कब प्रीलिम्स होगा। तो ये सारी चीजें अब आप लोगों के माइंड में यहां पर क्लियर हो चुकी हैं। ये आप लोगों के सामने, जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कराया आप लोगों के सामने कि यूपीएससी का प्रीलिम्स कब होगा, मेंस कब होगा। इसी के साथ में आगे चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी कि जो प्रीलिम्स और मेंस को लेकर जो बीच में गैप है वो कितना रहने वाला है, अब की बार का मेंस कब होने वाला है, तो अब की बार प्रीलिम्स होगा या नहीं होगा। ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस की है। तो अब सारे डाउट आप लोगों के बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। अब आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट यहां पर नहीं होना चाहिए, इसलिए प्रॉपर वे में अब आप लोगों को अपने एग्जाम की तैयारी कर देनी चाहिए बिना माइंड में किसी भी तरह का कोई डाउट रखे हुए। तो ये बातें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर रखनी है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर जो कई सारे बच्चे यहां पर बोल रहे हैं कि सर करंट अफेयर कितना कवर करके चलना है। देखिए करंट अफेयर जो आप लोगों का जिस दिन एग्जाम होगा ना, ये नेक्स्ट ईयर जब भी एग्जाम होगा आप लोगों का, उससे आप लोगों को लगभग 1.5 साल का करंट अफेयर कवर कर आप लोगों को चलना है। 1.5 साल तो मिनिमम आप लोगों को रखना ही रखना है, क्योंकि 1.5 साल का तो बोलते ही बोलते हैं, यहां पर 1.5 साल का आप लोग करंट अफेयर कर चलिए। तो इसीलिए बोल रहा हूं जो लेक्चर आप लोग अभी चल रहे हैं अगले साल के लिए बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाले हैं, इनको वैसे आप लोग मत देखिए, क्योंकि 1.5 साल का करंट अफेयर एक स्टैंडर्ड करंट अफेयर माना जाता है यूपीएससी के लिए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए। बाकी कई सारे बच्चे यहां पर जब मैंने वो वीडियो बनाई उसके नीचे बोल रहे हैं सर ईपीएफओ के एग्जाम के बारे में बताइए, उसके बारे में नहीं बताया आपने। तो देखिए यहां पर ईपीएफओ के बारे में ये वीडियो आप लोग की 11 बजे आएगी, जिसमें डिटेल में मैंने ईपीएफओ के बारे में ही जिक्र किया है। तो सारी बातें आप लोग यहां पर इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा, तो ये वीडियो आप लोग देखेगा, ठीक है। तो यहां पर डिटेल में मैंने ईपीएफओ के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो यहां पर आप लोग देख पाएंगे जो ईपीएफओ का जो फॉर्म है बहुत सारे बच्चों के द्वारा भरा गया था। तो इससे रिलेटेड किताबों के ऊपर ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूं, कौन कौन सी बुक्स आप लोगों को पढ़नी है, किस तरीके से आप लोगों को इसको आगे लेकर चलना है, तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, तो वो आप लोग देखेगा। बाकी अभी फिलहाल इसके बारे में अगर हम लोग बात करें किताबें वगैरह कहां से लेनी है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। तो ये वीडियो जो आएगी इसके नीचे सारे लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे, और बाकी जो भी चीजें वो आप लोगों को बताइए। तो अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करिए, सब एग्जाम्स की अभी डेट आ रही है, क्योंकि कोविड-19 चलता रहेगा, इसके चलते जिंदगी का साल बर्बाद नहीं किया जाएगा। तो यूपीएससी बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है कि उसको एग्जाम कंडक्ट कराना ही कराना है, हर एक एग्जाम कंडक्ट कराने हैं। तो इसका मतलब है उसके माइंड में कंप्लीटली क्लैरिटी है कि कैसे उसको अपना पूरा जो प्रोसीजर है उसको लेकर चलना है, ठीक है। तो इसलिए कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। तो ये वीडियो 11 बजे आएगी, जिसमें डिटेल में आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड कराऊंगा, तो इसको आप लोग देखिएगा। और बाकी ये वाली वीडियो में ऑलरेडी मॉर्निंग में 7 बजे अपलोड कर चुका हूं, इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और आज यहाँ पर कोई, कल मुझे टाइम नहीं मिला और आज भी जो है मेरा दिन थोड़ा काफ़ी बिजी रहने वाला है, तो यहाँ पर आज कोई मैप बेस्ड क्वेश्चन मैंने नहीं डाला है। तो यहाँ पर 1-2 दिन अभी थोड़ा सा ऐसा ही चल रहा है कि लेक्चर आप लोगों तक मिल जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिजी शेड्यूल चल रहा है। मुझे थोड़ा सा अपना जो शिफ्टिंग का थोड़ा काम देखना था, क्योंकि अभी थोड़ा चेंज कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर पहले रहता था वहाँ पर अब दूसरी जगह थोड़ा चेंज करना है। तो उसके चलते जो शिफ्टिंग करनी है मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो 1-2 दिन में सारा जो शिफ्ट यहाँ पर ये चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद में फिर चीज़ें नॉर्मल तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगी। तो 1-2 दिन की ये प्रॉब्लम है, बाकी सारी चीज़ें फिर प्रॉपर पैटर्न में आप लोगों के सामने होंगी। तब तक थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, तो आप लोग रिवीजन वगैरह कर लीजिए, और उसके अलावा जो भी हम लोगों ने अब तक डिस्कस किए उसकी सारी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिलती है, वहां से उनको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ये है टेलीग्राम का लिंक आप लोगों के सामने, ये यहां पर जाकर आप लोग सारी चीजें डाउनलोड कर सकते हैं। जो कैलेंडर है यूपीएससी का वो भी मैंने यहां पर शेयर कर दिया था, ठीक है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं कौन से आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करने हैं। आज का बहुत प्यारा शानदार आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं, बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। दिल्ली गवर्नमेंट और इसी के साथ में जो एलजी है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या उनके बीच में किस तरीके से रिलेशन रहना चाहिए और कॉन्फ्लिक्ट क्या लेकर चलते हैं, इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात की जा रही है, बेसिकली इंटरनेट को लेकर यहां पर, और भी कई सारी बातें आप लोग यहां पर थोड़ा सा बताऊंगा, और आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं उसका एनालिसिस आप लोग कर सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी साहब के द्वारा रिटायरमेंट ले लिया गया, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कि इनके कंपेयर का क्या कोई और आज की डेट में हमारी कंट्री की जो टीम है उसमें कोई प्लेयर है जो इस तरीके के एक स्टाइल का प्लेयर हो, यानी कि इस तरीके की जो उन्हें कहते हैं बिल्कुल एक शानदार तरीके से खेलता हो, कभी कोई प्रेशर ना लेता हो। किस प्लेयर को आप लोग इनके साथ में कंपेयर करेंगे, और फिलहाल आज की डेट में इंडियन टीम में सबसे बेस्ट प्लेयर कौन है आप लोगों के हिसाब से, जो कि टीम को सही डायरेक्शन में लेकर चलता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग अपनी एक तरीके से, जो ये ऐसा नहीं एग्जाम में कुछ पूछा जाएगा, अपना बस एक तरीके से पूछा ऐसे ही कि ताकि
आप लोग थोड़ा सा देखिए होता क्या है, आप लोग ना जैसे कि आप लोग एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसा भी माइंड में होना चाहिए कि हाँ रिलैक्स जो टाइम है उसमें कुछ अपनी हॉबीज को डेवलप करो। क्या क्या चीजें आप लोग के, जैसे कि अगर क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट के बारे में पढ़ो, वहां से हॉबीज के क्वेश्चन आप लोग के इंटरव्यू में बन जाएंगे। तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सारों चीजों का एक तरीके से खाका बनाकर आप लोगों को लेकर चलना है, तभी चीजें आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग माइंड में रखिएगा, बिल्कुल कंप्लीटली क्लियर। नेक्स्ट साइड वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर ये कोविड-19 के टेस्ट के बारे में बात कर रहा है। एक बेटर ऑप्शन दिया गया यूएसए के द्वारा जो कि काफी सस्ता और टिकाऊ है, तो हल्का सा नजर इसके बारे में डालेंगे। सलाइवा टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये फिर से प्रशांत भूषण साहब के ऊपर एक आर्टिकल आया। ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस आप लोगों से कर चुका हूं 2 बार, कल की वीडियो में मैंने इसको डिस्कस किया था। अगर आप लोग बोलेंगे तो फिर से इसको मैं डिस्कस कर दूंगा, वरना ऑलरेडी इसको बारे में पूरा डिटेल में कल ही मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, तो वीडियो के एंड में अगर आप लोग चाहें तो वीडियो के एंड में मैं देख लूंगा इसको, थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो, वरना कल वाली वीडियो में देख लीजिएगा अगर वीडियो के एंड में आप लोगों को नहीं, अगर मुझे टाइम नहीं मिला तो। ठीक है, ये बहुत डिटेल में कल ही डिस्कस किया मैंने, तो इसको आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि डिटेल में बेसिक के साथ में डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं, तो फिर से टाइम वेस्ट करने कोई मतलब नहीं है। फिर भी अगर टाइम मिलेगा तो हल्का सा ओवरव्यू आप लोगों को वीडियो के एंड में दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर ये केरला के बारे में बात की जा रही है, तो एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर एक पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है एक्चुअली, तो इसके बारे में थोड़ा सा नजर हम लोग डालेंगे। बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, उसके बारे में बात की जा रही है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर लेकिन आप लोगों को पता है बिहार की कंडीशन कैसी है, और चीफ मिनिस्टर साहब के द्वारा पैंडेमिक को ढंग से टैकल नहीं किया गया है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम बाढ़ वगैरह वहां पर देखने को मिली। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम थी जो कि बिहार में अभी फिलहाल की गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रॉपर ढंग से काम नहीं किया गया जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, ये यहाँ पर आप लोग देखते हैं, ये भी यहाँ पर जो कार्टून है इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, और ये है यहाँ पर आज का डेटा पॉइंट। ठीक है, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और कल का जो कार्टून था आप लोगों का वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया था, ये है महेंद्र सिंह धोनी यानी कि माही के बारे में। तो ये आर्टिकल आप लोग, ये बेसिकली कार्टून था। तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर, आप लोगों ने इनके हेलीकॉप्टर शॉट के बारे में सुना होगा, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर दिखाया गया है कि हम लोग ये हेलीकॉप्टर एक्वायर कर रहे हैं इस मॉडल के, तो एक तरीके से जोक की फॉर्म में यहाँ पर इसको दिखाया गया है। ठीक है, आज का जो कार्टून है ये काफी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इसके ऊपर भी आप लोग नजर डालीजिए, आप लोग समझ पाएंगे क्या बातें की जा रही हैं। ये है आज का कार्टून आप लोगों के सामने। आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है किससे रिलेटेड है ये कार्टून, ये यहाँ पर आप लोगों को बताना है। यहाँ पर दिखा रखा है ट्विटर का लोगो, और यहाँ पर है सुप्रीम कोर्ट। तो अभी रिसेंटली काफी न्यूज में है एक केस, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। आप लोगों को बताना है किससे रिलेटेड ये आर्टिकल है और आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो यहाँ पर 30 से लेके 40 या फिर 50 शब्द में आप लोग यहाँ पर इसको एक तरीके से छोटा सा एक आंसर बोल सकते हैं आप लोग, या फिर एक रिप्लाई बोल सकते हैं, तो लिखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इसके बारे में आर्टिकल है, बताइएगा इसके बारे में, कार्टून है, बताइएगा क्या आप लोग इसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो सबसे शानदार आर्टिकल है पहले हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता है दिल्ली में यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, नॉर्मल स्टेट में गवर्नर होते हैं, पर दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। हमारी कंट्री में आज की डेट में ऐसी 2 यूनियन टेरिटरी हैं, एक तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये हमारी है पौंडीचेरी, और दूसरा है यहाँ पर ये दिल्ली, जिसके पास में खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है। अभी नई एक और यूनियन टेरिटरी हमारी कंट्री में बनाई गई है JNK, तो उसकी भी खुद की असेंबली है, पर लेकिन अभी वहां पर कोई इलेक्शन देखने को नहीं मिला है, तो इसलिए वहां पर आप लोग उसको प्रॉपर वे में उस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग को आइडिया होना चाहिए। यहां पर अगर फिलहाल इसके बारे में हम लोग बात करें तो पूरा फोकस हमारा दिल्ली के ऊपर रहने वाला है। देखिए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, जैसे नॉर्मल राज्य में गवर्नर होता है उसके हिसाब से काम करता है, पर लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है उसके हाथ में अलग तरीके से पावर होती है, गवर्नर के हाथ में अलग तरीके से पावर होती है। क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है वो एक तरीके से ये माना जाता है कि अगर कोई भी ऐसी चीजें हो रखी हैं जैसे एक तरीके से स्टेट इसके दिल्ली के अंदर में, तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बेसिकली जिस तरीके से गवर्नर बाउंड होता है एड एंड एडवाइस से, ये यहाँ पर स्टेट असेंबली से, उस तरीके से उस लार्ज स्केल पर लेफ्टिनेंट गवर्नर आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है। तो उसी की वजह से पावर में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। जो स्टेट की गवर्नमेंट है यानी कि जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, हालांकि स्टेट नहीं यूनियन टेरिटरी है यहाँ पर ये, पर लेकिन स्टेट ऐसे शब्द यूज किया जाता है। ठीक है, कि हाँ ये पर्टिकुलर स्टेट है। जैसे अगर इंटरनेशनल लेवल पर आप लोग जाएंगे, जब यूएन के मेंबर के बारे में बात करते हैं तो इंडिया एक स्टेट बन जाता है। ठीक है, तो एक कंट्री को स्टेट की तरीके से काउंट किया जाता है, तो उस वे में मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। तो जो दिल्ली है यहाँ पर आज के डेट में, उसके जो LG है यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसमें, और जो दिल्ली की इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसमें काफी झड़प रहती है। तो उसी के बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल है। तो समझ लेते हैं क्या क्या आर्टिकल में बातें की जा रही है। काफी इंपॉर्टेंट है, कई सारे इसमें जो संविधान के आर्टिकल है हमारे, वो भी यहाँ पर आप लोगों के सामने निकल कर आएंगे, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए। अभी बात की जा रही है प्रोसिक्यूटर के बारे में। जो अभी हमारी कंट्री में दिल्ली के अंदर में दंगे देखने को मिले, तो उनसे रिलेटेड ये प्रोसिक्यूटर का इशू था, जिसमें LG बोल रहे थे कि उनको फोकस, उनका बेसिकली उनसे रिलेटेड जो पावर है वो मेरे हाथ में है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो दिल्ली की असेंबली बोल रही है, जो दिल्ली गवर्नमेंट बोल रही है मेरे हाथ में पावर है। तो ये दोनों प्रोसिक्यूटर को लेकर अपनी अपनी पावर यहां पर दिखा रहे हैं।
पर लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है 2018 का, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो एलजी है यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनको यहां पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो इलेक्टेड है उनके हिसाब से काम करना चाहिए, अपनी मनमानी वहां पर नहीं चलानी चाहिए। तो दोनों के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट का इशू है। अगर बात करें यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो नेशनल कैपिटल जो टेरिटरी है दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जब केस था उसमें यहां पर यह बताया गया, देखिए हमारे संविधान में 2 आर्टिकल हैं, एक तो है 239 ए, एक है 239 ए बी। तो ये दोनों आर्टिकल जो हैं इनका कोई मतलब नहीं रहेगा संविधान में अगर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो अपने हिसाब से काम करने लगे और वो असेंबली के हिसाब से काम न करें। तो ये 2 आर्टिकल जो है ये व्यर्थ एक तरीके से जाएंगे और जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो यहाँ पर दिल्ली के लिए प्रोवाइड कराई है उसका भी क्या मतलब रह जाएगा अगर जो एलजी है वो इनके हिसाब से काम नहीं करेंगे। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो रहता है वो नॉर्मली है चुनिंदे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनके हिसाब से काम करना चाहिए, ना कि सेंटर के हिसाब से काम करना चाहिए। अगर सेंटर के हिसाब से कंप्लीटली काम करना स्टार्ट कर देगा तो फिर कैसे काम चलेगा। अब देखिए संविधान तो बोलता है कि ये काम करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का केस भी बोलते हैं, फिर यहां पर एलजी के हाथ में पावर कहां से आ रही कि एलजी जो है वो अपने दायरे से बाहर जा जाकर बार बार अगर यहां पर आप लोगों को देखने को मिले ऐसे काम कर रहे हैं। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा दिल्ली जो है वो एक स्पेशल केस है, स्पेशल यूनियन टेरिटरी आप लोगों के सामने नजर आती है। नॉर्मली अगर एक राज्य के बारे में आप लोग बात करें, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की जो बात आती है, पब्लिक ऑर्डर की, पुलिस की और लैंड की, ये सारे स्टेट के अंदर में आप लोगों को सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। पर लेकिन जब दिल्ली के बारे में बात करते हैं सारा काम जो रहता है वो रहता है यहाँ पर दिल्ली के अंदर में बस। लेकिन यहाँ पर जब लैंड के बारे में, पब्लिक ऑर्डर के बारे में, पुलिस के बारे में बात करते हैं तो दिल्ली पुलिस जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। लैंड से रिलेटेड मैटर भी यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं और पब्लिक एंड ऑर्डर का भी काम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, क्योंकि पुलिस जो है वो दिल्ली के अंडर में नहीं है। और जब पुलिस दिल्ली के अंडर में नहीं है तो कहने का मतलब ये हो गया कि अब सारा पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ गई एक तरीके से। इसीलिए यहां पर बार बार दोनों के बीच में झड़प चलती रहती है और अरविंद केजरीवाल साहब बोलते हैं कि दिल्ली को एक राज्य बनाना है ताकि हमारे हाथ में पुलिस आ जाए, हमारे हाथ में पावर आ जाए। आज के दिन में हमारे हाथ में कोई पावर नहीं है, कुछ भी कुछ होता है दिल्ली के अंदर तो जरा सी देर में बोल देते हैं कि भैया हमारे हाथ में पावर ही नहीं है, हम क्या करें। ठीक है, तो ये इस तरीके की हरकतें बार बार देखने को मिलती है और दोनों के बीच में रस्साकसी रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट और यहाँ पर यूनियन टेरिटरी दिल्ली के अंदर। सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन में ये बातें बिल्कुल क्लियर बोल चुके हैं कि यहाँ पर अगर गवर्नर के बारे में आप लोग बात करते हैं, ठीक है, तो गवर्नर के बारे में ये बोलते हैं कि उनको यहाँ पर कंप्लीटली काम करना है स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से, यानी कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है यहाँ पर दिल्ली के अंदर उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, उनके डिसीजन को ओवर रूल यहाँ पर नहीं कर सकते। पर लेकिन जब बात करते हैं एक पर्टिकुलर आर्टिकल, ये काफी खतरनाक है, जो सारी एक तरीके से एक बोले कि जो फसाद की जड़ें यहाँ पर, ठीक है, तो गाँव में से बोलते नहीं कि इसी की वजह से यहाँ पर सारी चीजें हो रखी हैं, इस पर्टिकुलर चीज को इसको उखाड़ के फेंको पहले, तो राड की जड़ बोलते हैं जैसे। तो यहाँ पर ये फसाद की जड़ जो है यहाँ पर ये आर्टिकल है यहाँ पर 239 AA 239 AA जो आर्टिकल है इसका प्रोविजन 4 जो है यहां पर ये बात बोलता है कि अगर दिल्ली गवर्नमेंट जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट है और जो एलजी है उसके ओपिनियन में डिफरेंस रहता है किसी पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर, तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहां पर वो क्या कर सकते हैं, वो प्रेसिडेंट के पास में इस मैटर को लेकर जा सकता है। यानी कि अगर दोनों सहमत नहीं होते हैं, एलजी कुछ बोलते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट कुछ बोलती है, तो ये मैटर प्रेसिडेंट के पास जा सकता है। ये मैटर प्रेसिडेंट देखेगा, फिर यहां पर दिल्ली गवर्नमेंट के और जो एलजी है उसके हाथ में से पावर चली जाएगी। एलजी है यहाँ पर इस तरीके से काम करते हैं। पर लेकिन यहाँ पर यह भी बोला गया है कि देखिए एलजी जो है यहाँ पर, ठीक है, जो मैटर होता है उसमें एक और एक क्लोज है कि अगर कोई अर्जेंट इशू ऐसा आता है जिसमें समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, इमीडिएट एक्शन कोई लेना है, तो यहाँ पर भी एक तरीके से जो एलजी है वो अपने आप एक्शन ले सकता है। तो ये जो आर्टिकल है ये बातें दो बोलता है, दोनों बातें आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए। एक तो अगर दोनों के जो मैटर हैं एक तरीके से दोनों एक दूसरे से सहमत नहीं करते उन पे, तो ये प्रेसिडेंट के पास से मैटर को लेकर जा सकता है एलजी, फिर प्रेसिडेंट उस मैटर को देखेंगे तो इनडायरेक्ट वे में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से मैटर चला जाएगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अगर कोई अर्जेंट इशू आ गया है तो एलजी जो है यहां पर वो जरूरी नहीं है यहां पर एक तरीके से जाकर असेंबली से पूछेंगे, तो अपने हिसाब से इमीडिएट डिसीजन यहां पर ले सकते हैं। तो ये दो बड़ी खतरनाक बातें होगी, जो भी अब तक चीजें चली आ रही हैं उनसे यहां पर अलग पैटर्न में यहां पर ये चीजें पहुंच गई। पर लेकिन अगर बात करें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में, उनके द्वारा यहां पर बोला गया कि जब यहां पर जो दिल्ली में जो अभी दंगे हुए उनसे रिलेटेड जो केस था उससे रिलेटेड जो प्रोसिक्यूटर है उसको अपॉइंट करने की बात की गई, जो चेक करेगा कि दिल्ली में जो दंगे हो रहे हैं वो किस तरीके से हुए, क्या कंडीशन है, क्या सही है और क्या गलत है। तो यहां पर बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पावर होनी चाहिए, यानी कि दिल्ली के हाथ में पावर होनी चाहिए। तो ये बोला गया हाई कोर्ट के द्वारा भी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी। पर लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा ऑलरेडी इस आर्टिकल को यूज करके आर्टिकल
239AA का जो क्लोज 4 है उसको यूज करके ये मैटर जो था ये प्रेसिडेंट को रेफर कर दिया, और प्रेसिडेंट को रेफर कर दिया। इवन जो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी जो स्टेप उठाया गया उसको लिस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया, और अपनी खुद के जो यहाँ पर जो प्रोसिक्यूटर थे उनकी लिस्ट यहाँ पर सबमिट कर दी गई, जो कि कंप्लीटली मैटर को देखेंगे दिल्ली पुलिस के हिसाब से। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है, इवन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी साइड में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस आर्टिकल का यूज करते हुए डायरेक्ट सबसे पहले यहाँ पर प्रेसिडेंट को ये मैटर रेफर कर दिया और बोला हम दोनों का जो ओपिनियन है वो इसमें डिफर करता है, इसलिए ये मैटर प्रेसिडेंट देखेंगे। तो इनडायरेक्ट वे में ये सारा मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर यहाँ पर पहुंचा दिया जो फिलहाल एलजी है उनके द्वारा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है आज के डेट में, तो उसको कोई मान ही नहीं रहा है, उससे कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो इस तरीके से सोचने वाली बात यहाँ पर यही होती है कि अब इलेक्टेड गवर्नमेंट का क्या मतलब यहाँ पर रह गया जब इस तरीके से आप लोग उसको ट्रीट कर रहे हो। तो कुछ तो उसका भी अस्तित्व होना चाहिए ना, पर लेकिन उसका अस्तित्व यहाँ पर नजर ही नहीं आ रहा है। ये सिचुएशन अभी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कैसे इसको मैटर को यहाँ पर लेकर चलना है, तो इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है एनी मैटर, यानी कि एनी मैटर यहां पर जो यूज किया जा रहा है आर्टिकल 239AA के अंदर में क्लोज 4 के अंदर में, उसको आप लोग एवरी मैटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एनी मैटर को अगर आप लोग एवरी मैटर बनाओगे तो यानी कि अगर कोई भी मैटर आप लोग प्रेसिडेंट के पास में लेकर जाओगे तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि यहां पर जो इलेक्टेड जो लोग हैं उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। आप लोग किसी मैटर को उठाओ जो भी आप लोग को अच्छा लगता है प्रेसिडेंट के पास में लेकर चले जाओ। तो एनी मैटर जो वर्ड लिखा गया ये एक वेग वर्ड है यहाँ पर लेकिन अगर थोड़ा सा आप लोग इसको डिफाइड करेंगे तो आप लोग इसको एवरी मैटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भी दिमाग है, तो थोड़ा सा अपना दिमाग का भी यूज किया जाए। ऐसा नहीं है कि जो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी वही वो करेगा। तो मैकेनिकल जो मैनर है यहां पर उसको साइड में रखते हुए उसको अपने माइंड का भी एप्लीकेशन यहां पर करना चाहिए, तभी यहां पर चीजें होगी। और नॉर्मली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो है बेसिकली एनी डिसीजन अगर यहां पर इस तरीके से जो प्रेसिडेंट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से डिसीजन लेकर जो कि इलेक्टेड लोग हैं ये मैटर अगर प्रेसिडेंट को आप लोग रेफर कर रहे हो तो इसका मतलब ये हो गया कि अरविंद केजरीवाल के वहां झक मारने बैठे हुए हैं, उनके पास में कोई पावर ही नहीं है। तो वो क्या करेंगे, वहां पर लोगों ने इतने जद्दोजहद कर उनको वोट दिया है तो उनका क्या मतलब फिर वहां पर रह गया। तो ये यहां पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। एक और यहां पर इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो डिबेटेबल है, यहां पर काफी ज्यादा डिबेट जिसके ऊपर किया जाता है वो है कि पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है दिल्ली गवर्नमेंट से रिलेटेड, यानी कि कोई भी मैटर अगर यहां पर रहता है स्टेट लिस्ट के अंदर भी और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर भी। हमारे संविधान में अगर आप लोग अगर थोड़ा सा हमारे संविधान में अगर झांक कर आप लोग देखेंगे तो इसमें 7वां शेड्यूल है। 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट आप लोगों को देखने को मिलती है। पहली लिस्ट जो है उसको बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, दूसरी लिस्ट जो है उसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट, और तीसरी लिस्ट जो है उसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में जो भी मैटर होंगे उनके ऊपर सेंटर लॉ बनाएगा। स्टेट लिस्ट में जो भी मैटर होंगे जैसे कि स्टेट पुलिस हो गया तो इसके ऊपर स्टेट लॉ बनाते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में कौन लॉ बनाएगा, इसमें जैसे एजुकेशन हो गया तो दोनों लॉ बनाएंगे। हमारी कंट्री में भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, तो नेशनल एजुकेशन पहले स्टेट लिस्ट में थी, पर लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में इसको हटाकर यहां पर इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया, जिसके चलते अब दोनों मिलकर यहां पर काम कर पाते हैं, यानी कि दोनों लॉ बना सकते हैं। तो ये बातें बोली जाती है। अब दिल्ली एक स्पेशल केस हो गया, दिल्ली में अगर कोई स्टेट से रिलेटेड मैटर है उस पर भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। तो ये जो बात है ये थोड़ी खतरनाक हो जाती है, जो कि यहां पर और भी पावर छीन लेती है। पर लेकिन एक बात और बोली गई इसी के साथ में कि एग्जीक्यूटिव पावर यहां पर जो दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी। चलिए लो तो आप लोगों ने बना दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने, पर लेकिन एग्जीक्यूटिव पावर यहां पर दिल्ली के गवर्नमेंट के हाथ में ही रहेगी यहां पर, ठीक है। इसी के साथ में जो दिल्ली है अगर बात करें पुलिस लैंड और पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर यहां पर सारे जो भी मैटर है उनमें ये चीफ मिनिस्टर यहां पर डिसीजन लेंगे, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के हेड होते हैं, उनके द्वारा यहां पर उनमें यहां पर ये पावर देखने को मिलती है, ना कि यहां पर सारी मैटर जो है वो पार्लियामेंट के हाथ में होगी। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं कि कई तरीके के पॉइंट हैं जिन पे कॉन्फ्लिक्ट निकल के आते हैं यहां पर, और ये ऐसा नहीं यहीं पर ही रहता है, ये पौंडीचेरी में भी आप लोगों को देखने को मिलता है कई बार। जब यहां पर आप लोगों ने देखा होगा किरण बेदी जी से रिलेटेड यहाँ पर कई बार न्यूज में चीजें आती हैं कि वहां पर उनका जो काम करने का तरीका है वो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको पसंद नहीं आ रहा, दोनों के बीच में झड़प देखने को मिलती है। तो वहां पर भी ये पैटर्न आप लोगों को नजर आएगा। आर्टिकल 239A के बारे में बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं कि रिजर्व कर सकते हैं पार्लियामेंट के लिए लेजिस्लेटिव पावर होती है स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, तो ये वाला आर्टिकल यहाँ पर ये पावर देता है, ठीक है। क्लोज 4 जो है यहाँ पर ये ग्रांट करती है गवर्नमेंट दिल्ली को कि एग्जीक्यूटिव पावर इसी के हाथ में रहे, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर इसी के हाथ में रहे और यही इसको एक तरीके से करे। और ऐसा नहीं कि सारे मैटर में पार्लियामेंट अगर घुसेगी, जो इसका मैटर है वो लेजिस्लेट यहां पर दिल्ली असेंबली ही करेगी। तो ये चीजें देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि एप्लीकेशन ऑफ द माइंड यहां पर होना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, वरना यहां पर इसका गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट है। तो किसके हाथ में पावर होनी चाहिए, अपॉइंट पर्सनैलिटी के हाथ में पावर होनी चाहिए या फिर इलेक्टेड पर्सनैलिटी के हाथ में पावर होनी चाहिए जो कि यहां पर इलेक्ट होकर आए। तो नॉर्मल सी बात है, आंख बंद कर भी कोई बता देगा भैया कि लोगों ने चुनकर भेजा है तो पावर इनके हाथ में होनी चाहिए, तो वो चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो प्रेसिडेंट जो है हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हमारे संविधान में। हमारे संविधान में अगर आप लोग बात करेंगे कोई भी काम अगर हम लोग कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट के
नाम पर हमारी कंट्री में काम किया जाता है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट यहाँ पर बोला जाता है। तो प्रेसिडेंट को आप लोग ये नहीं है कि सर यहाँ पर पेड़ लगाना है दिल्ली के अंदर, ये भी हम लोग लगा दें या फिर दिल्ली गवर्नमेंट लगाएगी, ठीक है। सर यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है वो हम उठा दें, दिल्ली गवर्नमेंट उठाएगी, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास में कॉन्स्टिट्यूशनल की जो इंपोर्टेंस के मैटर है वो पूछनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इक्का दुक्का जो भी आप लोग को जरूर करेगी यहाँ प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर लिया, क्या बस प्रेसिडेंट दिल्ली के लिए ठाली बैठे हैं, दिल्ली के लिए काम करने के लिए बैठे हैं और कोई काम नहीं उनके पास में, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो इस तरीके से भी आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा कि इलेक्टेड लोगों के हाथ में पावर दो यार, जो जनता ने चुने, ये थोड़ा ना आप लोग किसी के हाथ में पावर दे रहे हो, तो ये सही तरीका यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आप लोगों का क्या मानना है इसके बारे में, आप लोग अपने विचार लिख सकते हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लेकर। तो ये जो आर्टिकल हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए, एक और बात आप लोगों को बता दूं, ये डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकता है इनसे रिलेटेड कि किसके हाथ में क्या पावर रहती है, क्योंकि ये मैटर जो है काफी लंबे समय से न्यूज में है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को लेकर, दिल्ली गवर्नमेंट को लेकर, पांडिचेरी गवर्नमेंट को लेकर। तो इस तरीके से ये आर्टिकल आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में बन सकते हैं कि किस तरीके से पावर का डिवीजन यहाँ पर देखने को मिलता है और ऐसा कौन सा इश्यू है जिसकी वजह से यहाँ पर ये चीजें निकल कर आ रही है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए हर जगह बन जाते हैं। प्रीलिम्स में अलग क्वेश्चन बन जाएगा, मेंस में अलग बन जाएगा और इंटरव्यू में पूछ लेंगे आप लोगों से कि आप लोगों को क्या लगता है कि किसके हाथ में पावर होनी चाहिए, ठीक है, जैसी सिचुएशन यहां पर देखने को मिल रही है। तो ये कुछ है ऐसी बातें जिनके ऊपर आप लोगों को कुछ ना कुछ विचार जरूर होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर जो है, ये हालांकि ज्यादा बड़ा आर्टिकल नहीं है, कुछ ही पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप लोग सभी जानते हैं। हमारी कंट्री में 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को चेंज किया गया, जिसके अंदर स्पेशल प्रोविजन जो जम्मू एंड कश्मीर का था वो हटा दिया गया और जम्मू एंड कश्मीर को बिल्कुल एक ऐसी एक हमारी कंट्री की टेरिटरी बनाया गया जैसी नॉर्मल दूसरी टेरिटरी है। तो इस तरीके से यहाँ पर आर्टिकल 370 में चेंज करने के बाद में जम्मू एंड कश्मीर को 2 टेरिटरी में चेंज कर दिया गया। एक तो हो गई यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी हो गई लद्दाख टेरिटरी, यानी कि स्टेट जो था फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री में ऐसा हुआ हिस्ट्री में कि स्टेट को चेंज कर यूनियन टेरिटरी बनाया गया। 5 अगस्त 2019 में चीजें देखने को मिली। आज हम लोग 18 अगस्त में यहां पर खड़े हुए हैं, तो इसका मतलब यह कि 1 साल से ऊपर यहां पर हो चुके हैं। 7 अगस्त को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर ये जो इंटरनेट था यहां पर उसको रिस्टोर करने की बात की गई 2 डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल बेसिस पर, यानी कि यहां पर जो इंटरनेट की जो रिस्ट्रिक्शन थी वो भी कंप्लीट लगभग 1 ईयर तक यहां पर रही और वो भी इस टाइम पर यहां पर ये इंटरनेट की रिस्ट्रिक्शन देखने को मिली जिस टाइम पर लोगों को बोला जा रहा है कि सबसे ज्यादा इंटरनेट का यूज करो। मतलब कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 के चलते सब घरों में बैठे हैं और घरों से ही अपना काम करने की हिदायत दी जा रही है। इस टाइम पर जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट है ही नहीं है, तो यहां से आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सिचुएशन है आज के दिन में जम्मू एंड कश्मीर में लेकर, जहां पर इंटरनेट को अब आराम से रिस्टोर किया रहा है। तो वहां की जनता जो है वो किस तरीके से अपनी लाइफ को लीड करके चल रही है। आप लोग अपनी लाइफ को सोच के देखिए, एक दिन विदाउट मोबाइल और इंटरनेट किस तरीके से आप लोग चीजों को आगे लेकर चल पाएंगे। तो यहां से आप लोग एक समझ अंडरस्टैंड एक तरीके से डेवलप कर सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में जो लोग हैं वो किस तरीके से प्रॉब्लम झेल रहे हैं। पर लेकिन दूसरा एंगल भी इंपॉर्टेंट है, जम्मू एंड कश्मीर की सिक्योरिटी वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये सारी स्टेप उठाए गए। पर लेकिन कोर्ट के द्वारा यहाँ पर ऐसी बातें बोली गई है कि देखिए सिक्योरिटी एक अलग इशू है और राइट एक अलग इशू है। आप लोग राइट को हनन नहीं कर सकते सिक्योरिटी के नाम पर, क्योंकि सिक्योरिटी जो होती है बेसिकली सिक्योरिटी एक अलग इशू है, राइट एक अलग इशू है। अगर आप लोग राइट का करेंगे सिक्योरिटी के नाम पर तो ये सही तरीका नहीं होगा, क्योंकि राइट यहां पर फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल राइट का आप लोग हनन कर रहे हैं सिक्योरिटी के नाम पर, वो तो आप लोगों की ड्यूटी है। तो आप लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है, इसका मतलब थोड़ा ना कि आप लोग सिक्योरिटी का नाम लेकर राइट को एकदम खत्म करना स्टार्ट कर देंगे, तो वो काम आप लोगों को नहीं करना है। यहां पर आज के में लोग बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, इंटरनेट की जो कंपनीज थी सारी आईटी जो कंपनी थी वो सारी बंद हो चुकी है। किस तरीके से कोई स्टडी करेगा, यहां पर घर से बैठकर काम करना है, कैसे कोई घर से बैठकर काम करेगा, ठीक है। तो इवन यहां पर आज की डेट में इवन कॉल से रिलेटेड जब हम लोग बात करते हैं तो एक बच्चे के द्वारा बोला गया था जो हमारी फैमिली में लेक्चर देखता है कि सर यहां पर इवन कॉल से रिलेटेड भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, इवन कॉल भी ढंग से नहीं हो पाती है, यानी कि वो ओनली कमेंट कर पाते हैं नीचे और ढंग से उसको वीडियो को नहीं देख पाते। अगर कोई वीडियो देखनी थी तो 3-4 घंटे लग जाते हैं। तो ये काफी एक तरीके से बुरी कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो ये एजुकेशन के ऊपर भी काफी बड़ा इंपैक्ट डाल रहा है, खासकर लॉकडाउन के ड्यूरेशन में कोविड-19 के चलते। स्पेशल जो खासकर अगर बात करें यहां पर रैप्चर ऑफ फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, मोटे तौर पर बोलूं तो जो फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेशन यूनाइटेड नेशन है उनके द्वारा ही बोला जा रहा है कि देखिए किसी भी तरीके से आप लोग जो है ये आप लोग जो इंटरनेट जो है उसको शट डाउन नहीं कर सकते। तो इसके रिप्रेजेंटेटिव जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा ज्वाइंट डिक्लेयर किया गया कि नाइदर तो आप लोग स्लो कर सकते हो ना ही शट डाउन कर सकते इंटरनेट को, ये जस्टिफाइबल नहीं है किसी भी नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड पर। यानी कि नेशनल सिक्योरिटी का नाम लेकर इंटरनेट को बंद करना ये जस्टिफाइबल नहीं है, कोई भी कंट्री ऐसा नहीं करेगी। नॉर्मली ऐसी हरकतें कहां की जाती है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कंट्री को तो खासकर ये सारी चीजें शोभा नहीं देता है। तो यहां पर ये एक्टिविटी कभी भी नहीं होनी चाहिए। इनके बारे में आप लोगों को सोचना पड़ेगा
कि क्या ये सही आप लोग कर रहे हैं। केस पुत्तास्वामी केस के बारे में बात करें तो यहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलता है, जब यहां पर प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और जुडिशियल रेमेडी के बारे में भी यहां पर बात की जा रही है, तो आर्टिकल 320 के 32 के तहत यहां पर बात की जाती है कि किसी भी एक तरीके से राइट का हनन नहीं किया जा सकता और तरीके से आप लोग इस तरीके से लोगों को डिप्राइव नहीं कर सकते इन सब चीजों से। तो ये फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में भी यहां पर ये एक इशू बन जाता है। तो इस तरीके से आप लोग लोगों के फंडामेंटल राइट का हनन कर रहे हैं डायरेक्ट वे में, अगर ऐसे स्टेप आप लोग उठा रहे हैं तो आज के डेट में जम्मू एंड कश्मीर में टूरिज्म, जम्मू एंड कश्मीर की अर्थव्यवस्था, सारी चीजें बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हैं जब से यहां पर ये चेंज किया गया आर्टिकल के अंदर। अब कब इसको रिवाइव किया जाएगा कितने आसानी से, वो आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। तो उसके ऊपर बाद में हम लोगों को पता चलेगा कि कितने स्टेप यहां पर उठा रहे हैं और कितना वहां पर वो स्टेप, देखिए कई बार ऐसा होता है स्टेप उठा तो ले जाते हैं पर लेकिन इंप्लीमेंट कितना ग्राउंड पर है वो भी देखने की बात होती है। तो इसी के बारे में यहां पर ये आर्टिकल है जो कि आप लोगों को पता ही है, कई सारी बातें ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं, ये सारी चीजें कि क्या क्या कंडीशन वहां पर बनी हुई है, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या नॉर्मल कंडीशन होती है। केएस पुट्टास्वामी प्राइवेसी को भी फंडामेंटल राइट के बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। प्राइवेसी जो फंडामेंटल राइट के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल के अंदर आती है, जरा ये तो आप लोग बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डायरेक्ट आप लोगों को ये तो क्वेश्चन मिल सकता है स्टेटमेंट की फॉर्म में कहीं पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर ये केरला के बारे में बात कर रहे हैं, केरला गवर्नमेंट के बारे में। बेसिकली केरला गवर्नमेंट अगर आज के डेट में आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पर इलेक्शन भी होंगे एक तो, और यहाँ पर जिस तरीके से सेंटर का इसके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है उसके ऊपर हम लोगों ने एक आर्टिकल ऑलरेडी डिस्कस किया था। क्या था आर्टिकल बेसिकली था ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जो पूरे कंट्री में जितने भी राज्य हैं उसमें एक लौती ऐसी गवर्नमेंट है जो कि जनता के हिसाब से काम करती है, जनता के बारे में कंप्लीटली सोचती है और कनेक्टेड जनता के साथ में रहती है। ये एक ऐसी गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर जब से आप लोग देखते हैं हमारी कंट्री में लॉकडाउन लगा और कोविड-19 की वजह से चीजें देखने को मिली, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ह्यूमन कैपिटल जो है हम लोग यूज करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट और लाइफ स्टैंडर्ड यहाँ पर डिक्रीज होने वाला है। मतलब अगर कोई पर्टिकुलर इंसान को आप लोग अच्छी हेल्थ और एजुकेशन दे दोगे, हेल्थ और एजुकेशन, तो वो इंसान एक ह्यूमन कैपिटल बन जाते हैं, यानी कि एक तरीके से धन की तरीके से आप लोग उसको बोल सकते हैं, वो एक धन बन जाता है कंट्री के लिए। तो ह्यूमन कैपिटल आप लोग तभी उसको ढंग से यूटिलाइज कर पाओगे जब यहाँ पर प्रॉपर वे में एक हेल्दी इंसान और उसको एजुकेशन मिल चुकी हो। पर लेकिन अभी जो रिस्क चल रहा है यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल लूज करने का, वो इसलिए चल रहा है क्योंकि अभी काफी लार्ज स्केल पर एक तो कोविड-19 देखने को मिल रहा है और कोई आगे आने वाले टाइम में भी लग नहीं रहा है कि सही तरीके से चीजें जो है वो नॉर्मल अभी यहाँ पर हो पाएगी, क्योंकि बाहर की कंट्री से लोग वापस आ रहे हैं। और जो रिमिटेंस हमारी कंट्री में आता था, रिमिटेंस क्या होता है, अगर केरला से कोई लोग बाहर जाते हैं यूएसए के अंदर, यूएई के अंदर या फिर सऊदी अरेबिया के अंदर, तो वहां से वो क्या करेंगे, पैसा भेजेंगे अपनी फैमिली के पास में, तो वो रिमिटेंस होता है। तो वो जो रेमिटेंस होता है वो रेमिटेंस अब यहाँ पर केरला के अंदर आना काफी कम हो जाएगा। तो इकोनॉमी के ऊपर भी काफी इंपैक्ट यहाँ पर पड़ने वाला है और फ्यूचर केरला की इकोनॉमी का काफी धुंधला नजर यहाँ पर आ रहा है, ऐसा बोला गया है। एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री सेक्टर है यहाँ पर वो डिक्लाइन हो रहे हैं ईयर बाय ईयर, ठीक है, तो वो एक आप लोग जानती हैं। टूरिज्म सेक्टर भी काफी ज्यादा डिक्लाइन हो रहा है, तो जीडीपी काफी वर्स हिट यहां पर होने वाली है। रही सही कसर किसने पूरी कर दी, ये अभी केरला में कई बार आप लोगों को लैंडस्लाइड देखने को मिलती है, इसी के साथ में कई बार स्टॉर्म वगैरह देखने को मिलते हैं, ठीक है, कई बार छोटे मोटे अर्थक्वेक भी आप लोगों को नजर आ जाते हैं। तो ये सारी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है और कोविड-19 तो सबसे एक तरीके से यहाँ पर सबसे जो बुरी वाली हरकत यहाँ पर किए हुए है जो आप लोग जानते हैं। तो जो गवर्नमेंट है यहाँ पर उसके द्वारा यहाँ पर आज के डेट में अगर आप लोग देखें कई सारे मेजर्स लिए गए थे, ठीक है, पर लेकिन वो मेजर्स जो है वो ढंग से नहीं चल पाए यहाँ पर क्योंकि कई सारे हिडन केस निकल कर आ गए। मान लीजिए एक कोविड-19 फैमिली है, ठीक है, उसने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया है, तो जिन लोगों का पता चल गया उनका तो उन्होंने इलाज कर दिया, जिन लोगों का पता नहीं चला उन लोगों का इलाज नहीं हुआ और फिर वो अब फिर केस बढ़कर यहाँ पर सामने आए, तो बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पर बच गए थे। केरला के द्वारा विटनेस किए गए 1000 केस पर डे, ठीक है, तो ये कोस्टल विलेज जो है खासकर उनमें ज्यादा देखने को मिले जहां पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है, तो इसके चलते काफी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसी के साथ में हेल्थ केयर क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। अदर प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को बताई थी जैसे लैंडस्लाइड वगैरह यहाँ पर अभी कई सारे एरिया में यहाँ पर देखने को मिली केरला के अंदर में, तो सिचुएशन जो है वो काफी खराब यहाँ पर हो जा रही है। तो इस टाइम पर रीबिल्ड करना केरला को, ये इनिशिएटिव जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो देखते हैं कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। इमीडिएट ब्लूप्रिंट जो होना चाहिए वो होना चाहिए इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। देखिए केरला के साथ ये चीजें हो रही है, समझ में आता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां केरला की गवर्नमेंट खुद भी हरकतें कर रही है, जैसे कि इन्वायरमेंट को ध्यान में न रखते हुए वो यहाँ पर क्या कर रही है, प्राइवेट जो कंपनीज है उनको यहाँ पर जो रिसोर्सेज है उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए लाइसेंस दे रही है। तो हंड्रेड्स ऑफ लाइसेंस यहाँ पर दिए गए, तो इसके चलते ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है जो कि एक
मैन मेड डिजास्टर आप लोग बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पर खत्म होना चाहिए और इसको तो इमीडिएट यहाँ पर रिव्यू करना चाहिए, जैसी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है वो स्टेट के सेक्रेटरिएट में बड़ी यहाँ पर गोल्ड की स्मगलिंग को लेकर, यानी कि एक तो नेचुरल प्रॉब्लम है, एक केरला की गवर्नमेंट खुद भी करप्ट उल्टी सीधी कुछ हरकतें कर रही है, ज्यादा नहीं हालांकि कुछ कर रही है एज कंपेयर दूसरे कंपेयर में, रही से एक असर फिर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर पूरी कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्रेटरिएट में घुसी गोल्ड स्मगलिंग को लेकर गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाने के लिए। स्प्रिंकलर कंट्रोवर्सी के बारे में बात करें तो यूएसए बेस्ड एक फर्म है यहाँ पर जिसको डेटा कलेक्ट करने के लिए डायरेक्ट यहाँ पर आजादी दे दी बिना गवर्नमेंट के पूछे हुए। ठीक है, तो ये भी एक स्पीचलेस आप लोग यहाँ पर चीजें बोल सकते हैं। चीफ मिनिस्टर के बारे में बात करें तो यहाँ पर इनसे रिलेटेड भी यहाँ पर बात की जा रही है। बेसिकली जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज है यहाँ पर उसमें बॉन्ड परचेजिंग के बारे में बात करें, मसाला बॉन्ड जो है यहाँ पर उसके ऊपर डिपेंडेंसी देखने को मिलती है, तो जिसके चलते यहाँ पर केरला के अंदर और भी कई सारी प्रॉब्लम निकल कर आ रही है। ठीक है, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में भी हम लोग बात करते हैं तो कहने का मतलब ये केरला के सामने नेचुरल प्रॉब्लम है, केरला के सामने मैनमेड प्रॉब्लम है, केरला के सामने सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से प्रॉब्लम है, केरला के सामने कुछ करप्शन की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम है। तो ये सारी प्रॉब्लम केरला के सामने है आज के डेट में और वहां पर इलेक्शन होने वाले हैं, तो किस तरीके से कंडीशन सुधरेगी तो वो देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। कई बार यहां पर बोला जाता है कि बैकडोर अपॉइंटमेंट की जा रही है केरला के अंदर, ठीक है, जो गोल्ड स्मगलिंग केस में जो प्राइम एक्यूज्ड है उसको लेकर। इसी के साथ में प्लेजरिज्म देखने को मिलता है। प्लेजरिज्म होता है साहित्यिक चोरी। ठीक है, तो यहां पर कई सारी मेल प्रैक्टिस देखने को मिलती है, खासकर केरला पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर भी आप लोगों को चीजें जो गलत तरीके से देखने को मिलेगी। कुछ ऐसे लोग हैं अपॉइंट कर दिया जाता है जो कि यहाँ पर लिस्ट में होते भी नहीं है, ऐसी भी कंडीशन वो तो कई सारे स्टेट में आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। ठीक है, यहां पर इसके बारे में बात की गई। नेक्स्ट यहां पर ये छोटा सा आर्टिकल है, आप लोगों को पता होना चाहिए। कोविड-19 जिस तरीके से यहां पर बढ़ रहा है उसके चलते यहां पर कंडीशन ये है कि आज की डेट में यहां पर जो आज के डेट में जो येल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, येल यूनिवर्सिटी के द्वारा यहां पर अप्रूव की गई एक मेडिसिन जिसमें यूएसए का एफडीए है वो भी यहां पर इसको एक तरीके से सपोर्ट करें। ये सलाइवा टेस्ट, सलाइवा टेस्ट काफी जल्दी हो जाता है, इन एक्सपेंसिव है और कोई बीमारी भी न फैलने के चांसेस जैसे इंजेक्शन लगाने से हो सकती है चीजें, और हाईली सेंसिटिव आप लोगों को देखने को मिलता है, रिड्यूस कर देता है काफी ज्यादा टाइम। तो इसके चलते यहां पर इसको यूज करने की बात की जा रही है। टेस्ट जो होते हैं यहाँ पर इसका जो प्रोटोकॉल है यहाँ पर वो फ्रीली अवेलेबल बनाया गया क्योंकि अभी स्टार्टिंग के फेज में है, तो इसका यूज हम लोग कर सकते हैं जहां पर चीजें अवेलेबल नहीं है। सलाइवा लेना है यहाँ पर तो इंडिया को भी एनकरेज करना चाहिए क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे केसेस जिनके बारे में हम लोगों को कुछ आइडिया लग ही नहीं रहा है, तो हम लोग को भी इसके बारे में तब सोचेंगे तभी हम लोग सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसके ऊपर भी हम लोग को भी फोकस देकर चलना चाहिए। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। ठीक है, कल जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर जो है वो आने वाले टाइम में आप लोगों को दूंगा मैं, यानी कि आने वाले या तो हो सकता है कल या कल, मतलब देख तो यार थोड़ा सा शिफ्टिंग में जब प्रॉब्लम आती है आप लोगों को पता ही है, सारा सामान शिफ्ट करना है तो उसकी वजह से हो सकता है कल नहीं पर एक दो दिन में जो चीज़ें हैं, लेक्चर तो आप लोग के आते रहेंगे पर एक दो दिन में जो इस तरीके जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये इनमें और अपग्रेड कर फिर हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाकी जो भी पीडीएफ है और जो कैलेंडर वाली वीडियो है वो भी, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आप लोग ईपीएफओ को लेकर वो आप लोग देख लीजिएगा। इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ से जाकर आप लोग कनेक्ट रहिए, अगर लेक्चर की पीडीएफ भी आप लोगों को नहीं मिलती है तो भी आप लोग यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। प्रशांत भूषण वाला केस जो है यहाँ पर ये, इसके बारे में ना आप लोगों को बताया था कि 2 ट्वीट इनके द्वारा किए गए थे। जो वो 2 ट्वीट थे वो 2 ट्वीट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को लेकर थे। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक बीजेपी के जो पर्टिकुलर पार्टी से रिलेटेड जो मेंबर है उनकी बाइक चला रहे थे, लगभग 50 लाख की बाइक थी वो, तो बोला गया ये सही तरीका नहीं है। दूसरा बोला गया पिछले 4 सालों में हमारी कंट्री में जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है अगर जुडिशरी के बारे में आप लोग बात करते हैं तो। ठीक है, तो ये 2 कमेंट किए गए, तो इनके जो कमेंट किए गए उसके चलते इनके ऊपर केस चला दिया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो क्रिमिनल और एक सिविल। तो सिविल नहीं, इनके ऊपर क्रिमिनल वाला केस यहां पर डाला गया है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, पूरा डिटेल में आर्टिकल डिस्कस किया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा उसको, बहुत ही बिल्कुल डिटेल में बेसिक के साथ में डिस्कस किया था। तो फिर से टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, कल ही डिस्कस किया, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। ठीक है, लिंक ऐसा करूंगा मैं नीचे प्रोवाइड करा दूंगा इस वीडियो के, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा या फिर एंड में आप लोग यहाँ पर लिंक पर क्लिक करके देख लीजिएगा जो यहाँ वीडियो मिलेगी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।